जय हिंद दोस्तों, मैं तुलसी सर। आज हम फिर से नया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और ये हमारा हमने कल क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन तथा गोली दर्पण। तो उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर लिया था और प्रकाश की विशेषताओं के बारे में बात कर लिया था। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो हमारा क्या है, प्रतिबिंब। हम आज देखने वाले हैं कि भैया प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि इमेज क्या होता है। तो आज हम इमेज समझते हैं कि इमेज है क्या। तो देखो, इमेज क्या होता है, किसी वस्तु से आने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु की जैसी क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है। क्या बन जाएगी भैया, आकृति बन जाती है। उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब बोलते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार समझ लो, यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो आप कह सकते हो किसी वस्तु से आने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे बोला जाता है भैया, उसे यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु पर, यानी कि जिस बिंदु पर मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वहां पे वस्तु जैसी क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है। तो वस्तु जैसी बनी आकृति को ही क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब कहते हैं। चलो देखते हैं। तो देखो क्या बोलेंगे, जब किसी किसी वस्तु से आने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर बनी आकृति को क्या बोलते हैं भैया, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलोगे, प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या होता है, तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दो, यानी कि किसी वस्तु से आने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु की जैसी, क्या भैया, वस्तु की जैसी क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है। तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि उस बिंदु पर बनी आकृति को, यहां पे क्या हो जाएगा, उस बिंदु पर बनी आकृति को क्या बोलोगे, प्रतिबिंब कहते हैं। अब जैसे अगर हम प्रतिबिंब के प्रकार की बात करते हैं, तो जो प्रतिबिंब होता है भैया, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार,
तो प्रतिबिंब के प्रकार की बात करते हैं तो भैया जो तुम्हारा प्रतिबिंब होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या भैया? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे बोला जाता है रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। ये क्या बोलोगे? यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जिसे क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। तो रियल इमेज क्या होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो आप कह सकते हो कि किसी वस्तु से आने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है और जिस बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर वस्तु जैसी बनी आकृति को क्या बोला जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और याद रखना जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये भैया सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? सदैव उल्टा होता है। और एक बात को याद रखना, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी कि इसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब की। जैसे अगर इसकी डिफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, किसी वस्तु से आने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर बनी आकृति को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से आने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या क्या मिलती हैं तो उस बिंदु पर वस्तु जैसी बनी आकृति को ही क्या बोला जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और याद रखना भैया ये सदैव क्या होता है? या सदैव उल्टा होता है। और याद रखना इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। तो भैया इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इस बात को याद रखना। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो यही क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब जैसे इसका जो अगला टॉपिक है यानी कि दूसरा जो प्रकार है वो आपका क्या है? यानी कि भैया आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट हमने समझा दिया। तो दूसरा पॉइंट हमको देखना है क्या भैया? आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो चलो देखो आभासी प्रतिबिंब समझते हैं। दूसरा प्रकार है आभासी प्रतिबिंब।
यानी कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है भैया वर्चुअल इमेज। क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज। अब ये होता क्या है आभासी प्रतिबिंब, तो याद रखना है क्या कि भैया आभासी प्रतिबिंब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दो या दो से अधिक दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या भैया, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु जैसी बनी आकृति को क्या बोला जाता है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलोगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और याद रखना इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। क्या भाई, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो चलो देखते हैं, इधर लिखते हैं, देखो इसकी परिभाषा समझो। तो क्या किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु जैसी बनी आकृति को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वस्तु जैसी बनी यानी कि जिस बिंदु पर क्या होती है, प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु जैसी बनी आकृति को ही क्या बोला जाता है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है, तो भैया एक बात को याद रखना, ये या सदैव सीधा होता है। ये क्या होता है, ये सदैव क्या होता है, सीधा होता है। और अगर हम बात करें इसे पर्दे पर, तो भैया आप याद रखना, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो भाई इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इस बात को याद रखना। तो ये हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब। याद रखना प्रतिबिंब पूछा जाता है एग्जाम में ये बात, और इसके प्रकार भी पूछे जाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। और ये वाला जो लास्ट वाले पॉइंट हमने बताया कि ये सदैव उल्टा होता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है कि भैया जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो याद रखना सदैव उल्टा होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक की आभासी। तो याद रखना वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, और जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो ये हो गया हमारा इमेज। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो यानी कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम पढ़ने वाले हैं भैया दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम।
अब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे कैसे, यानी कि दर्पण से हम प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके नियम के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो चलो अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं भैया, प्रतिबिंब द्वारा यानी कि प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। तो चलो देखो, तो लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब बनाने का नियम। ये तो सबसे फर्स्ट नंबर याद रखना, सबसे फर्स्ट नंबर दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाती हैं। तो याद रखना भैया, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, तो याद रखना वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा, यानी कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। तो जैसे इसका हम चित्र देखते हैं, तो ये जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये कोई अवतल दर्पण है और ये हो गया भाई इसका मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका ध्रुव, और ये हो गया भाई इसका फोकस बिंदु, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब जैसे मान लिया जाए ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, समझना भाई, जैसे यहां पे ये कोई प्रकाश किरण आ रही है और ये दर्पण से टकराई। अब देखो जा कहां से रही है, वक्रता केंद्र से। अब दर्पण से टकराई, टकराने के बाद फिर से ये पुनः कहां से, वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। तो याद रखना, तो पहला पॉइंट क्या है भैया, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण कहां से भैया, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है, ठीक है। अब जैसे अगर इसी में आपको क्या देखना है, इसे अवतल के लिए देखना है, यानी कि ये तो हो गया अवतल, उत्तल में देखना है, तो आपका जैसे उत्तल दर्पण की बात करें हम, तो ये है उत्तल दर्पण, और ये है इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब जैसे अब देखो, अब बात ये है भाई, जैसे इसका देखो यहां पे इसका क्या होगा, ये ध्रुव होगा। अब इसका जो फोकस बिंदु है भाई यहां पे है, और इसका वक्रता केंद्र जो है यहां पे है, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए
कोई प्रकाश किरण है, ये आ रही है, ये कोई प्रकाश किरण है, ये गई भाई, ठीक है, ये प्रकाश किरण गई और यहां से जैसे टकराई ये रिटर्न हो गई। लेकिन आपको आभास होगा कि यानी कि अगर अगर जिस मार्ग से आ रही है, जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस जा रही है, तो भैया ये बिल्कुल किसका नेचर होता है? तो याद रखना भैया, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा का होता है। किसका होता है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा का होता है। तो ये हो जाएगा, समझ गए हो? तो पहला पॉइंट तो यही है। तो पहला पॉइंट क्या है? तो याद रखना भैया, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण कहां से भैया? दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। तो इस बात को याद रखना। ये हमने आपको उत्तल और अवतल दर्पण और भूतल दर्पण में दोनों के लिए आपको दिखा दिया है। अब जैसे अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, तो अगला पॉइंट समझते हैं। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, दर्पण के मुखच्छ के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। तो कहां से भैया? दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी? तो इस बात को याद रखना, फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। जैसे अगर अब इसके चित्र की बात करते हैं, तो समझो, इसे मान लिया जाए ये हमारा क्या है? ये मान लेते हैं भैया हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये हो गया इसका मुखच्छ। क्या हो गया? ये इसका मुखच्छ हो गया, और ये हो गया भैया इसका ध्रुव हो गया, और ये हो गया इसका फोकस बिंदु हो गया, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब देखो, अब ये प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं भाई? जिसे मान लिया जाए ये प्रकाश किरणें गई भैया मुख अक्ष के समांतर। कहां पे? मुख अक्ष के समांतर। अब ये दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद परावर्तित होकर कहां से जाएंगी? तो भैया याद रखना, कहां से होकर जाएंगी? फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। जैसे मान लिया जाए ये कोई मुख अक्ष के समांतर, ये कोई प्रकाश किरण है, गई मुख अक्ष के समांतर गई, है ना, दर्पण से टकराई, तो टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? तो याद रखना कहां से होकर जाएगी? तो भैया फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ये हो गया। तो ये तो हो गया अवतल दर्पण में। जैसे उत्तल के लिए आपको दिखाना है, तो उत्तल के लिए भी आप दिखा सकते हो। तो जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास क्या है? उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, और ये हो गया भाई इसका मुख अक्ष, ये हो गया इसका मुख अक्ष। अब जैसे देखो मुख अक्ष है, और ये हो गया इसका
ध्रुव हो गया, और ये हो गया इसका फोकस बिंदु हो गया, और यहां पे ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब जैसे भाई ये गई कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अब इसको भैया तो आर पार तो कर नहीं पाएगी, तो ये प्रयोग परावर्तित होकर के ये ऐसे चली जाती हैं, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ये प्रकाश किरण गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, अब भैया ये भी क्या होगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे। लेकिन आप जैसे इनको आगे बढ़ाओगे तो ये कहां से, ये फोकस बिंदु से जाती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। तो ये हो गया भैया क्या, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, तो बस याद रखना, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, तो याद रखना फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब जैसे हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, तो देखो तीसरा पॉइंट समझते हैं। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा नियम समझते हैं भैया कि तीसरा नियम क्या है। तो याद रखना तीसरा नियम क्या है, तो याद रखना जब प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, होकर जाती हैं और दर्पण के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जब प्रकाश किरणें फोकस बिंदु, कहां से भैया, फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, तो भैया वो दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, तो याद रखना मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कहां से, यानी कि मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो देखो यहां पे समझो, जैसे अगर हम इसके चित्र की बात करते हैं, तो जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है, और ये अवतल दर्पण का क्या हो गया भाई, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और ये हो गया इसका ध्रुव हो गया, अब ये हो गया इसका फोकस बिंदु, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब जैसे भैया कोई प्रकाश किरणें हैं कहां से होकर जा रही हैं, फोकस बिंदु से होकर जा रही हैं, तो भैया फोकस बिंदु से होकर जाएंगी, तो अब ये दर्पण से जैसे टकराएंगी तो भैया क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब जैसे इसी को आप उत्तल में दिखाना चाहते हो तो उत्तल में भी दिखा सकते हो। तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, और ये हो गया भाई इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब जैसे कोई प्रकाश किरण भाई ये आ रही है, जैसे ये प्रकाश, जैसे आप यहां पे देख लो, इसका मान लेते हैं इसका ये ध्रुव हो गया, समझना भाई, और ये हो गया इसका फोकस बिंदु हो गया, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब जैसे मान लिया जाए कोई प्रकाश किरण ये आई, आने के बाद भाई क्या हो गई, ये मुख्य अक्ष के
समांतर हो गई ये, ठीक है। ये मुख अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। अब जैसे मान लिया जाए इधर से भी दिखाना चाहते हो, इधर से भी दिखा सकते हो, तो ये मुख अक्ष के देखो ये क्या हो गया, ये कोई प्रकाश किरण आई और भैया दर्पण से टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई, ये ऐसे परावर्तित हो गई और ये मुख अक्ष के कैसे दिख रही है, समांतर दिख रही है ना। अब जैसे इसको आप क्या करोगे, इसको पीछे ले जाओगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, कहां पे मिल रही है, देख लो फोकस बिंदु पर मिल रही है। कहां पे मिल रही है, फोकस बिंदु पर। तो ये हो गया उत्तल दर्पण के लिए। तो ये हमारा क्या था भैया, तीसरा नियम था। तो तीसरा नियम, जब प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से होकर जाती हैं तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो एक बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है भैया, जब हम पढ़ते हैं दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अगर आपको ये तीनों नियम नहीं आते हैं ना तो आप प्रतिबिंब नहीं बना पाओगे, इस बात को याद रखिएगा। तो आज हम बस यहीं तक करते हैं, उसके आगे हम कल वाले जो वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि कल जो पढ़ने वाले हैं हम, इसके द्वारा यानी कि प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। और देखो हमने सारा यानी कि जो विद्युत वाला पूरा टॉपिक खत्म करके रखा है। जो बच्चा नहीं देखा है तो अगर वो देखना चाहे तो आके जाके हमारे यानी कि हमारे YouTube चैनल पे सारे वीडियो विद्युत के पढ़े हैं, जाके वहां पे देख सकता है। और उन टॉपिकों की बात हुई है जो टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आने हैं, और फर्जी टॉपिकों की बात नहीं हुई है। और 100% श्योर है कि भैया वहीं से आने एग्जाम में, आप पढ़ लोगे तो आपको फायदा ही मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो जाके आप वहां से पढ़िए, जितनी भी सारी वीडियो हैं उनको आप देख लीजिए। विद्युत जितना हमने पढ़ाया बस वहीं से आपको सारे टॉपिक वहीं से मिल जाएंगे। अब उसमें बचा क्या, विद्युत में हमने न्यूमेरिकल नहीं बताया। न्यूमेरिकल को हम अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं उनको हम छांट करके हम सारे न्यूमेरिकल उनसे हम बताएंगे आपको, परेशान मत रहिए। अब जैसे हम ये हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण। अब इसका टॉपिक जो है, जितने भी इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक की बात करेंगे, और बाकी इधर उधर की चीजों से हमसे कोई यानी कि अब पढ़ने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है और चीजों के लिए पूरा डिटेल से पढ़ाएं। तो अब पढ़ने के लिए बस वही है जो हमारे एग्जाम में आने, बस वही टॉपिक हमको पढ़ना है, बस हो गया। चलो आज बस इतना ही करते हैं।